हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर डिटरमाइन करने के 3 मेथड डिस्कस कर लिए थे। आज इस क्लास में हम आइसोलेशन मेथड जो 4th मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन मेथड बेसिकली सबसे पहले जो है वो ओस्टवॉल ने दिया था 1902 में। ओके, इसे जो है आप स्यूडो ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे डिस्कस करते हैं हम स्यूडो ऑर्डर मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि ये देखो 3 रिएक्टेंट लिए हमने, मान लो एक रिएक्शन मिक्सचर है हमारा, उसमें 3 रिएक्टेंट है ए, बी और सी। ठीक है, अब हमें अगर किसी पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन करना है, यानी n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि दो जो दूसरे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को बहुत हाई कर दो कंपेयर टू ए। अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो बी और सी की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई कर दो ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जब भी आप इस रिएक्शन मिक्सचर में ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे तो ए की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज ही जो है वो कंसिडरेबल होगा, क्योंकि बी और सी की कंसंट्रेशन आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई कर दी है, तो इनकी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज जो है वो कंसिडरेबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बताई थी, उसमें जो है हमने एक एस्टर का एग्जाम्पल लिया था, आपको याद हो तो, और H2O के साथ जो है वो उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे। तब हमने देखा था कि यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, 2 थे, पर H2O क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में था इसलिए हम कह रहे थे कि रिएक्शन हमारी पूरी जो है वो इसी एस्टर पर डिपेंड करेगी, H2O पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसकी H2O की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज कंसिडरेबल नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अधिक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ओके, तो यही वाला फिनोमिना यहाँ पर भी लगता है कि अगर एक रिएक्शन मिक्सचर में 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि दूसरे की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज ही जो है वो कंसिडरेबल रहे। तो इस तरह के एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक करके जो है आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। जैसे कि इनिशियली आपने इस रिएक्शन मिक्सचर में ए, बी और सी थे, इनिशियली सिर्फ जो है वो ए की कंसंट्रेशन को कंसिडरेबल रखा, यानी कि इसकी मात्रा बी और सी की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सेकेंड केस में जो है, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को कंसिडरेबल रखा, ए और सी को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। थर्ड जो है वो सिर्फ सी की कंसंट्रेशन को कंसिडरेबल रखा, ए और बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे हर स्टेप में जो है हमारी रिएक्शन सिर्फ ए, बी या सी के रिस्पेक्ट में ही ऑर्डर पता करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को बढ़ाते टाइम पे मैंने आपको बताया था ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं एक रिएक्शन में, ठीक है, उनका जो है पावर का सम होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखेंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। तो यहाँ पे हमने ओस्टवाल आइसोलेशन से ही नाम पता चल रहा है हमें कि एक रिएक्टेंट को आपने पूरी तरह से आइसोलेट किया है। ओके, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ, जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देखो, इन दिस मेथड एक्सेप्ट वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट को छोड़ के सारे के सारे रिएक्टेंट को जो है हम हाई कंसंट्रेशन में लेते हैं, ड्यू टू विच चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, उस वजह से क्या होता है कि सिर्फ उसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही हम चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। थस विद द हेल्प ऑफ दैट आइसोलेटेड रिएक्टेंट, ये जो हमने एक को आइसोलेट कर दिया यहाँ पे बहुत कम कंसंट्रेशन के साथ,
रिएक्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इवेल्युएटेड, ठीक है। उस आइसोलेटेड रिएक्टेंट के आधार पर जो है आप उस समय रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। अभी देखा, हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि एक बार में एक की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दे और बाकी जितने हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई कर दे। ये हर रिएक्टेंट के लिए हम करते हैं एक एक करके, ठीक है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स उनके लिए। ओके, thus the addition of order of all isolated reactant can be calculated the order of reaction, ठीक है। इस प्रकार हर रिएक्टेंट, हर आइसोलेटेड रिएक्टेंट के लिए जो ऑर्डर डिटरमाइन किया गया उसको हम सम कर लेते हैं उनका, और इस प्रकार से ओवरऑल जो रिएक्शन है उसकी ऑर्डर का पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आइसोलेशन मेथड द्वारा एक रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ओके, चलो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो कंप्लीट होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। आपके सिलेबस में दो ही थ्योरी दी गई है, एक तो कोलिजन थ्योरी है, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जिसे आप एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया गया इस थ्योरी को पेल्जर और मेंगर द्वारा 1932 में। ओके, और उसके बाद आगे और इसे डेवलप किया गया आयरिंग और उनके साथियों द्वारा, ठीक है। ओके, क्या है इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में? तो यहाँ पे देखते हम कि इन दिस थ्योरी म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। हम कोलिजन थ्योरी में कह रहे थे, वहां पे क्या कह रहे थे कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है और उस एक रिएक्टेंट है, वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ स्ट्राइक करता है और इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसमें कह रहे हैं कि इस तरह से कोलिजन इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं, किस बात को स्टडी करके हम पता करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन एनी रिएक्शन देयर इज चेंज अकर इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल of reactant due to which they get separated and undergo reaction है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। पोटेंशियल यानी हिंदी में आप कहे तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, तो रिएक्टेंट की स्थितिज ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तन के दौरान जो है वो इन परिवर्तन के द्वारा ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूल्स रीच टू द जीरो पोटेंशियल एनर्जी देन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और क्या होता है, जब इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जीरो पे पहुंच जाती है तब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स बने हैं और वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सम अप करूँ मैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में मेन जो पॉइंट है वो किसका है, मेन रोल यहाँ पे है स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी का, कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन होने पर जब वो परिवर्तन जीरो पे पहुंचते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्थितिज ऊर्जा जब जीरो हो जाती है तब आप कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है।
और जब जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर पहुंचते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो है मॉलिक्यूल्स का जो है वो निर्माण होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की से के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी जो थ्योरी है, ठीक है, इस ये पूरा जो सिद्धांत है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा इसे और आगे समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, पूरी रिएक्शन के दौरान होता क्या है, रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट जो है वो अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्या, रिएक्टेंट अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, एक स्पीशीज है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल भी है। ठीक है, तो ये एनर्जी हाई होने और अनस्टेबल होने की वजह से इजीली जो है वो ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। ग्राफ में अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ अगर, तो ये देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, 1 सेकेंड, मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। राइट, H2 है, उसकी रिएक्शन अगर मैं एक ब्रोमाइड रेडिकल के साथ करवाती हूँ, ठीक है, तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमाइड रेडिकल के साथ करवाती हूँ तो ये अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, यहाँ पे H2 के बीच में, H2 मॉलिक्यूल के जो दोनों H एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो रहा होता है और वो एक नया बॉन्ड बना रहा होता है ब्रोमीन एटम के साथ, और इस प्रकार से यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये डबल डेकर यहाँ पे इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। राइट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की हाई एनर्जी है और ये अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो फाइनली क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो फाइनली अपनी एनर्जी लूज करके ब्रेक होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है आपका HBr और एक रेडिकल H रेडिकल, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इससे अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि y एक्सिस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ली है और x एक्सिस पे हमने स्पीड ऑफ रिएक्शन लिया है। ओके, यहाँ पे इनिशियली ये आपका जो है H2 मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के लिए रूप में लिया है और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमाइड रेडिकल के साथ करा रहे हैं। इनिशियली इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली प्रोडक्ट की तुलना में हाई होती है, पर इनिशियली लिया है तो इसकी एनर्जी मान लो इतनी है। जैसे ही यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई इस पॉइंट पर। ठीक है, और इस पॉइंट पर जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या फॉर्मेशन हुआ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इतनी हाई है कि ये क्या करता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अगर क्रॉस नहीं कर पाता तो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो इसकी एनर्जी इतनी हाई है कि ये लगभग जो है एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हाई एनर्जी के साथ तो ये स्टेबल रह नहीं सकता, इसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपनी एनर्जी लूज करेगा और जैसे ही लूज करेगा ये अपने एटम्स में टूट जाएगा। यहाँ एक और दूसरा फैक्टर भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर नॉर्मली स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस तरह से जो है बहुत हाई एनर्जी होने के कारण ये आगे ब्रेक हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, जिसकी एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की तुलना में बहुत कम होती है। एक तरह से कहें तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर, तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं पूरी थ्योरी में, एक रिएक्शन लेके ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे जो है आपकी ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ओके, चलो अब यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन ले अगर हम तो कह सकते हो कि A2 की रिएक्शन हमने B2 के साथ करवाई
जो कि अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स A2B2 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे हमें मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाय A2 की कंसंट्रेशन बाय B2 की कंसंट्रेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अगर हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ही कंसंट्रेशन चाहिए सिंपली, तो आप क्या कह सकते हो कि A2B2 इज इक्वल टू A2 सॉरी ओके राइट फाइन, A2 और B2 क्लियर। तो आपको यहाँ से क्या मिला, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी मिल गया, ठीक है राइट। ये है आपका मान लो इक्वेशन 1, मान लो इसे इक्वेशन 2 मान लो इसे, ओके। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी की बात और रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपने रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। फिर जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे प्राप्त होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कैसे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का देख लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है यहाँ पे कि एट द पीक ऑफ एनर्जी बैरियर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। वाइब्रेशनल देयर आर 3n degree of freedom is exist for any atom, any molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम वगैरह, ठीक है। उनमें से जो है कुछ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कुछ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 होता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और जो है उसमें मॉलिक्यूल के लिए कुछ जो है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, राइट। तो बेसिकली ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये मॉलिक्यूल की स्थिति को बताता है कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल जो है स्पेस में अरेंज है, उसकी स्टेट क्या है उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, हम इस टॉपिक में नहीं जाते, सिंपली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि पीक पर जो है एनर्जी बैरियर के पीक पर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज क्वाइट अनस्टेबल, जो भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है उसका एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है एनर्जी के पीक पर, इतनी हाई एनर्जी पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे जो पीक पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनस्टेबल हुआ है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, ये एक्चुअल में कारण बनता है ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसके डिस्ट्रक्शन में, इसके टूटने में और फाइनल प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो है बिल्कुल, पर साथ ही में इस एनर्जी बैरियर पर जो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनस्टेबल हुआ है ये भी कारण बनता है इसके क्या कहते हैं अनस्टेबिलिटी में, डिस्ट्रप्शन में सॉरी, ठीक है, टूटने में और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कारण होता है यहाँ पे। सो एट हाईएस्ट पॉइंट हैविंग फ्रीक्वेंसी वेरी लो इज ऑर्डर ऑफ एवरेज एनर्जी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत लो होती है और वो कितनी लो होती है, वो एवरेज एनर्जी के बराबर होती है यहाँ पे, क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फ्रीक्वेंसी होती है। सो हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अनस्टेबल होता है, तो एक तो हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बना,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इसकी कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी प्रोपोर्शनल होगी। साथ ही यहाँ पे जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी बराबर होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। अब प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे हम, बहुत अगर सही तरीके से कहें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। एक्सप्लेन करती हूँ मैं कैसे। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पहले आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा। आपने अगर थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी हो या 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी जो है अगर क्वांटम में देखते हैं तो वो एच न्यू के बराबर होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एच तो प्लांक कांस्टेंट है, ये न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और ये फ्रिक्वेंसी किसके लिए है, वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशनल एच, ये जो एनर्जी है ये थर्मल एनर्जी, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, थर्मल एनर्जी के टी क्या है यहाँ पे, थर्मल एनर्जी। तो हम यहाँ कहते हैं कि एच न्यू बेसिकली जो है वो के टी यानी थर्मल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ये 1 2 3 इक्वेशन दे दो, यहाँ से आप पता कर सकते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फ्रिक्वेंसी है उसके बारे में कि वो कितनी होगी। तो वो होगी न्यू, जो फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वो किसके बराबर होगी, के टी बाय एच के बराबर होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम उसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 ये थी हमारी के टी बाय एच, और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या था, ये रही कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम के, आगे लिख देते मैं डबल डेगर ए बी, क्लियर है इतना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ये मिला है, राइट। बट अभी भी बाकी है फ्रॉम काइनेटिक्स। नॉर्मल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, एक सिंपल सी बेसिक सी रिएक्शन ली हमने ए और बी, नॉर्मल काइनेटिक्स में तो आप यही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कुछ भी, और ये हमारा रेट कांस्टेंट है। रेट वहाँ पे क्या देखते हैं हम कि रेट हमारी होती है रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, क्लियर। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6 और ये 7। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करने पर या फिर बराबर रखने पर क्या होता है। तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करने पर क्या होगा, देखो ये 7 से लिखा, ये 6 से के टी बाय एच ए बी, राइट, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से बी कैंसिल। तो आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में बेसिकली क्या मिला है, के टी बाय एच, के टी बाय एच, ठीक है। तो ये है रेट कांस्टेंट, बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से प्राप्त रेट कांस्टेंट। आप डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे के सब आपको सेम लग रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं के बी टी, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती पर यहाँ पे बहुत सारे के यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख सकते हैं के बी, ठीक है, ये के बी टी, राइट। तो ये है रेट कांस्टेंट की
की इक्वेशन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द्वारा। ओके, वापस से मैं इसे समराइज कर लेती हूँ पूरी थ्योरी को। देखो, सबसे पहले हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या देखा कि किन किन ने दिया है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई पेल्जर और मिंगर द्वारा, उसके बाद आगे आयरिंग ने डेवलप किया। रेट कांस्टेंट थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है, और उनमें चेंज की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वजह से वो बेसिकली रिएक्टेंट के प्रोडक्ट फॉर्मेशन से डिफरेंट होगा। साथ ही इस रिएक्शन में कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और वो अनस्टेबल होता है, और वो अपने रिएक्टेंट के साथ जो है इक्विलिब्रियम में होता है। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखा, ठीक है, प्रोफाइल एग्जाम्पल के साथ पढ़ा, नॉर्मल जनरल रिएक्शन देखी यहाँ पे, और फिर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, साथ ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन निकालना देखा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक दूसरा फैक्टर यहाँ पे काम करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम कहते हैं कि जो एनर्जी बैरियर होता है वहाँ पे बहुत हाई एनर्जी होने की वजह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। एक वाइब्रेशनल डिग्री अनस्टेबल हो जाता है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है क्योंकि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था। अब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अनस्टेबल हुआ है उस समय फ्रीक्वेंसी क्या थी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप इस जो है इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ओके, और जो कि थर्मल एनर्जी केवीटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर करके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, क्योंकि एनर्जी यहाँ मैटर कर रही है, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वजह से बन रहा है, और ये जो है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो चेंज हो रहा है उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। चलो, तो ये फिर हमने किया इसका मल्टीप्लिकेशन और हमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे मिला है। पर नॉर्मल काइनेटिक्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट का जो है इक्वेशन भी मिल जाता है, जो कि बराबर होता है K इज इक्वल टू K डबल डैगर KBT बाय एच के, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से मिला हुआ रेट कांस्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ओके। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ओके, सॉरी, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।